कांग्रेस का आरोप और बीजेपी का जवाब सुना आपने, और इस पर चर्चा करने वाले हमारे साथ तीन मेहमानों का पैनल जुड़ गया। उनसे आपका सबसे पहले मैं परिचय करवाती हूँ। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका उपाध्याय साहब जी। और दीप चंद्र राठौर जी, ये कांग्रेस प्रवक्ता है। दीप चंद्र जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। और निरंजन पोद्दार जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करूंगी। एक और मेहमान है, पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। अभी आपने सुनाई सर, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। राहुल गांधी कहते हैं हम असुर शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही नेताओं का आपने जवाब भी सुना, सवाल भी सुना, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए सुरभि जी, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से अभी राजनीतिक हालात बने हुए हैं, विशेषकर अपोजिशन के, विशेषकर कांग्रेस के, अब यहाँ पे स्थिति ये हो रही है कि जहां कमजोरी है, जहां जिन चीजों में कमियां हैं, उन चीजों को कांग्रेस कहीं संभाल नहीं पा रही है। और कांग्रेस कहीं ना कभी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती है, और कभी आप भ्रमित, यानी कि मुझे एक शब्द में कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अभी राजनीतिक रूप से भ्रम जाल में फंसी हुई है, भ्रमित है अभी। एक होता है भ्रमित और एक होता है संयमित। अब इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। अब ये कभी देखिए, हर चीज के अंदर इनका दोहरा मापदंड, कभी तुष्टिकरण की राजनीति, तो कभी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति, तो कभी ईवीएम को हैक बताना, तो कभी कहना कि 5 राज्यों के चुनाव में हमारे को 10 लाख वोट ज्यादा मिले, कभी कहते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर जो हमारे को पैसे मिले वो हमने हजम कर लिए, वो हमने खा लिए, लेकिन जो बीजेपी को मिले वो भ्रष्टाचार हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है सुरभि जी, देखिए निश्चित रूप से आज के तारीख में मुझे कांग्रेस जितनी कमजोर और जितनी दयनीय स्थिति में नजर आ रही है, मेरे हिसाब से आज के इतिहास में इतना कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप इस चीज को समझ के चलिए कि जिस तरीके से अभी इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, ठीक है, अच्छी बात है, उनकी सोच अच्छी रही होगी, लेकिन उसके बाद में किस स्तर के ऊपर कांग्रेस उतर गई आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी एक राज्य का दल है, यानी कि एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को वो घुटनों पे ले आई, क्योंकि हमारा समझौता हो रहा है। समझौते के बीच के अंदर अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया कि हमने 11 सीटें कांग्रेस को दे दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, तो अशोक गहलोत जी और मुकुल वासनिक जी देख रहे थे। अचानक से उनको समझ में नहीं आ रहा ये। उसके बाद में अखिलेश जी ने बिना समन्वय, बिना सहमति के उठा करके 16 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। उत्तर उसके बाद में उन्होंने 12 कैंडिडेट की लिस्ट और जारी कर दी। कांग्रेस इतने दबाव में आ गई कि जो अखिलेश जी ने जो सीटें दी, जितनी सीटें दी, मैं कंप्लीट कर दूं, जो सीटें दी, जितनी सीटें दी, उतनी सीटों के ऊपर कांग्रेस को मानना पड़ा। यानी कि इतने दबाव में आ गई, यानी कि एक हिसाब से समझ लीजिए कलाई मरोड़ करके समझौता किया। दूसरी तरफ बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने 22 के 22 कैंडिडेट उतार दिए। लेकिन कांग्रेस के जयराम रमेश जी, जो इनके सबसे बड़े रणनीतिकार इस समय माने जाते हैं, वो कहते हैं कि पर्चा वापसी लेने की तारीख तक समझौते की गुंजाइश बनी रहती है, और हमें उम्मीद है ममता जी हमारे से समझौता करेंगी। अरे भाई, इतनी स्थिति, इतनी बुरी स्थिति, इतनी दयनीय स्थिति में तो इधर आप ये देखिए, आप यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि चलिए चुनाव के मैदान में आप उतर तो गए हैं, कांग्रेस बोल तो रही कि हम जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे कैसे ये नहीं पता। जितना मजबूत वो खुद को दिखा रहे हैं, शायद उतने मजबूत स्थिति में वो नहीं है, और धीरे धीरे वो खुद को सरेंडर भी कर रहे हैं। नहीं सुरभि जी, अगर मेरे से अगर आप वास्तविकता पूछेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी के रूप में नजर नहीं आ रही, एक एनजीओ के रूप में नजर आ रही है कि भाई हर किसी चीज का विरोध करना, सड़कों पे उतरना, हर चीज के अंदर नेगेटिविटी, यानी कि नकारात्मकता, यानी कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हो तो उसके ऊपर सवाल जवाब करना, अगर 370 हटे, यानी कि देश के मूड से कोई मतलब नहीं। और तीसरी और सबसे बड़ी बात आज की तारीख में, जो आपने कहा कि कांग्रेस लड़ रही, मैं आपको एक चीज और बताऊं सुरभि जी, ये बहुत वेदनादायक स्थिति है कि आज की तारीख में कांग्रेस लड़ने के मामले में केवल औपचारिकता पूरी कर रही है, कहीं लड़ती हुई दिख नहीं रही है। पोद्दार जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को पूरा करिए।
देखिए सुरभि जी, जिस तरीके से अभी कांग्रेस के जो विद्वान प्रवक्ता हैं वो हर चीज को एक पॉलिटिसाइज कर देते हैं, वो पत्रकारों को भी, मीडिया को भी, और जो कोई अगर कोई विश्लेषक आता है उसको भी, अरे भाई आप, हमारे यहाँ कहा जाता है, कबीर जी का एक दोहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। आप कभी अपने आप में भी कुछ कमी ढूंढिए, क्यों आप हर बार एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खा रहे हैं। आप जब जनता वोट नहीं देती है तो ये कहते हैं कि जनता बेवकूफ हो गई है, और अब जब बात करते हैं लोकतंत्र की, तो सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात बताना चाह रहा हूं। मुझे एक बात बताइए सुरभि जी, इस देश के अंदर अगर 12 राज्यों के अंदर अपोजिशन की सरकार है तो क्या उन 12 राज्यों के अंदर भी लोकतंत्र खत्म है, या उन 12 राज्यों के अंदर लोकतंत्र है, बाकी के देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है? राहुल गांधी जी हर जगह कहते हैं देश में लोकतंत्र खत्म। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। आप अगर सरकारें तोड़ने की बात करेंगे तो मैं कांग्रेस की 102 सरकारें बता सकता हूं जिनको उन्होंने बर्खास्त कर दी, चुनी हुई सरकारों को। बर्खास्त का मतलब जानते हैं? बर्खास्त का, अरे आपको पता ही है ऐसा, ये रिकॉर्ड निकाल करके देख लिए। जब बाबरी, सुनिए, जब मैं बता रहा हूं, बाबरी विध्वंस कांड हुआ, 4 सरकारें बर्खास्त करी थी कांग्रेस ने, उस टाइम नरसिम्हा राव की सरकार ने। पार्टी के आप एक घोषित प्रवक्ता हो, मैंने बात नहीं कही थी, आप बताइए ना। 100 मैं आपको बस आप, ठीक है, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सुनिए मेरी बात को, आप विश्लेषण हो, एक तरफी बात सुरभि जी, इनको जो है, इनको एक बार शांत करवाइए। अब अगर ये कहें कि एक 98 परसेंटाइल और एक 48 परसेंटाइल को अगर मैं बराबर कर दूं तो मैं निष्पक्ष पत्रकार हूं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? जो पार्टी 60 में से 48 चुनाव हार चुकी है और जो पार्टी 60 में से 42 चुनाव जीत चुकी है, तो मुझे एक बात बताइए, दोनों का मैं समानता कैसे कर सकता हूं? मुझे तो उसी हिसाब से विश्लेषण करना पड़ेगा ना। अगर आप ये कहेंगे कि अगर मैं सही विश्लेषण, उस तरीके से विश्लेषण कर रहा हूं, अब आप ये कहें कि मैं 48% वाले को भी उसी कैटेगरी में खड़ा कर दूं जिस कैटेगरी में 98% वाले को, तो मैं सही मूल्यांकन कर रहा हूं। रही बात जो आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये तो आपकी जो गठबंधन की पार्टनर रही है ममता बनर्जी ने कहा कि आप 40 सीट नहीं जीत सकते, तो आप कहो वो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा कि देश के अंदर बेरोजगारी का आलम है, देश के अंदर महंगाई का आलम है, देश के अंदर कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम है, देश के अंदर समझ लीजिए सारी चीजें जो है इस टाइम अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए राठौड़ साहब, ये चीजें जनता को कनेक्ट क्यों नहीं कर रही? यही चीजें लेकर के तो आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ये इन चुनावों के अंदर गए थे, फिर जनता ने जनादेश क्यों नहीं दिया इन चीजों को? भाई सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, केवल आप महंगाई का ऊपर कहेंगे कि महंगाई बहुत है, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि आप महंगाई कैसे कम करेंगे। आप कहेंगे बेरोजगारी बहुत है, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि अगर आप सत्ता में आए तो बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे, तब जाकर के जनता कनेक्ट करेगी। पोद्दार जी के पास चलते हैं, लास्ट कमेंट उनकी तरफ से होगा, यहाँ पे चर्चा को खत्म भी करना होगा हमें, बोलिए। देखिए सुरभि जी, निश्चित रूप से ऐसा हो रहा है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को फुलटोस पे फुलटोस बोल मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी उनको मार मार करके स्टेडियम से बाहर पहुंचा रही है। और जब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस वाले इस चीज को समझने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपराजय है या भारतीय जनता पार्टी हराई नहीं जा सकती, लेकिन हराने वाले जो लोग हराने का दम भरते हैं वो हराते हुए दिखते नहीं, वो चुनाव लड़ते हुए दिखते नहीं, वो केवल औपचारिकता पूरी करते हुए दिखते। और मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है, वो कांग्रेस की जो कमजोरी है वो ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। लेकिन अब इस चीज को कोई समझने के लिए तैयार नहीं। अगर कांग्रेस वालों को आईना दिखाओ तो वो ये कहते हैं कि तुम तो बिके हुए हो, तुम तो एक पक्षीय पत्रकार हो। अरे भाई, कम से कम आप कोई आपको अगर किसी चीज के बारे में अगर आपके समय ठीक नहीं चल रहा तो किसी से सलाह लीजिए, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, तीसरे डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। और भारतीय जनता पार्टी आप देखिए आज जिस तरीके से अपने दरवाजे इन्होंने उतार के रख दिए, और जो भी जिस भी मानसिकता का जिस भी पार्टी से जिसके ऊपर इन्होंने कल ये कहा था कि चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज, उसको इन्होंने लेकर के उप मुख्यमंत्री बना दिया। यानी कि आज इनकी सीधी बात आपको इनकी कहानी ये हो रही है कि इनकी चवन्नी आज रुपए में चल रही है। और केवल कारण यह है कि विपक्ष जो अपनी जो रूढ़िवादिता है, जो पुरानी जो परंपरागत राजनीति है,
उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चवन्नी भी समझ लीजिए रुपए के अंदर चल रही है। मैं तो इतनी सी बात कहूंगा। विपक्ष को अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा और तो ईवीएम बिका हुआ है, इससे थोड़ा सा हटके उन्हें सोचना होगा। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो